आद्रिका, अर्नव, सिया और उसके दोस्तों के लिए सैंडविच बनाकर ले गए। तब जूलिया ने उन्हें फेंक दिया और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की। आद्रिका अपने कमरे में रो रही थी, वहीं सिया अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। जब अली से बात करते हुए अर्नव की नजर उस पर पड़ी तो वो सिया से बोला, सिया क्या हुआ बेटा, आप इतने सैड क्यों हो? इससे पहले सिया कुछ कहती, जूलिया कमरे में आते हुए बोली, जरूर उसे भूख लगी होगी, इसलिए मैं इसके लिए दूध लेकर आई हूँ। इतना बोल वो सिया की तरफ दूध का गिलास बढ़ा देती है। अर्नव मुस्कुरा दिया। वहीं सिया एक नजर उसे देखकर दूध का गिलास पकड़ती है और उसे फेंक देती है। ये देखकर तीनों हैरान रह गए, क्योंकि सिया ने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की थी। अर्नव हल्के गुस्से से बोला, सिया ऐसे दूध कौन फेंकता है? सिया ने जूलिया को गुस्से से घूरते हुए कहा, इन्होंने भी तो एंजल का लाया हुआ फूड फेंका और उन्हें हर्ट भी किया। ये सुनकर अली और अर्नव की हैरानी और बढ़ गई। वहीं जूलिया अपनी नजरें चुराने लगी। अर्नव सिया के पास आया और बोला, क्या हुआ बेटा? सिया ने उसे जो भी नीचे हुआ था सब बता दिया। सब कुछ जानकर अर्नव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने जाकर सीधा जूलिया को थप्पड़ मार दिया। जूलिया उसका थप्पड़ सहन नहीं कर पाई और सीधा जमीन पर जा गिरी। अर्नव ने अली को वहां से सिया को ले जाने का इशारा किया तो अली सिया को वहां से ले गया। अर्नव ने जूलिया को उसके बालों से पकड़कर उठाया और कहा, एक बात कान खोलकर सुनो और दिमाग खोलकर फिट बैठा लो कि आद्रिका मेरी धड़कन है। अगर उसे तुमने एक खरोच भी दी तो तुम्हें इतनी खरोचें मिलेंगी कि 4 महीने अस्पताल में पड़ी रहोगी। तुमने जो उसके बनाए खाने का अपमान किया है, उसकी बेइज्जती की है और उसे दर्द दिया है ना, उसका भुगतान तो अब तुम्हें भरना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हासिल कर लोगी? नहीं, कभी नहीं। शायद पहले फिर भी हो जाता, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल है। अब अर्नव सिंह शेखावत सिर्फ और सिर्फ आद्रिका शर्मा का है। समझ में आई ये बात तुम्हारे? जूलिया ने गुस्से भरे स्वर में कहा, उस आद्रिका को तो अब इस इश्क में अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी अर्नव। ये सुनकर अर्नव ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और सीधा उसके माथे पर पॉइंट करते हुए कहा, जब तू ही नहीं रहेगी तो तू उसे मारेगी कैसे? इतना बोल जैसे ही वो गोली चलाने लगा, उसी वक्त शंकर, अली और विशाल आए और उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, छोड़ दे इसे अर्नव। अर्नव उन्हें गुस्से से घूरने लगा। अली बोला, बॉस, जो इतने सालों की दोस्ती है उसे देखकर छोड़ देते हैं। अर्नव ने एक गहरी सांस ली और जूलिया से कहा, अगर तू मेरे सामने भी आई ना तो आई शपथ वहीं जिंदा गाड़ दूंगा। दफा हो जा। जूलिया वहां से चली जाती है, क्योंकि वो भी अर्नव के गुस्से से भली भांति परिचित थी। उसके जाने के बाद अर्नव ने अली से पूछा, सिया कहाँ है? अली ने कहा, मेरे कमरे में। अर्नव सिर हिलाकर चला गया। उसने सिया को गोद में उठाया और सीधा आद्रिका के घर चला गया। उसने आद्रिका के घर की बेल बजाई। आद्रिका, जो कि कमरे में लेटकर रो रही थी, वो उठी और वैसे ही जाकर उसने दरवाजा खोला। सामने अर्नव और सिया को देख जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगी, अर्नव ने दरवाजे पर हाथ रखा और अंदर की तरफ धक्का दे दिया। आद्रिका गिरते गिरते बची। आद्रिका ने गुस्से से कहा, आपको और आपके दोस्तों को सिर्फ गिराना ही आता है ना? अर्नव की आंखों में ये सुनकर दर्द उभर आया। उसने सिया को नीचे उतारा और दरवाजा बंद करके आद्रिका को उठाया। उसकी नजर सीधा आद्रिका के हाथ पर लाल निशान पर पड़ी। वहां से हल्का हल्का खून सूख चुका था। अर्नव ने अपना रुमाल निकाला और किचन में चला गया। किचन में जाकर उसकी नजर उन सैंडविच पर पड़ी। तब उसे वापस जूलिया पर गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। उसने रुमाल को गीला किया और बाहर गया। बाहर जाकर उसने आद्रिका को बिठाया और उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता साफ करने लगा। साफ करने के बाद अर्नव ने रुमाल उसके हाथ पर ही बांध दिया। सिया बस चुपचाप बैठी हुई थी। दूसरी तरफ अपना सामान लेकर जब जूलिया घर से निकली, तब उसकी नजर एक कॉर्नर पर खड़े शख्स पर गई, जिसकी नजरें आद्रिका के घर की तरफ थी। उस इंसान को देखकर जूलिया की नजरें बड़ी हो गईं और वो होठों ही होठों में बुदबुदाई, अजय सिंह। वो उसकी तरफ बढ़ गई। जब उस शख्स की नजर जूलिया पर पड़ी तो वो सकपका गया और वहां से भागने लगा। जूलिया भी उसके पीछे भागने लगी। दोनों भागते हुए सड़क पर आ गए। सड़क पर आकर वो शख्स भीड़ में गुम हो गया। जूलिया ने खुद से कहा, ये यहाँ क्या कर रहा था? कहीं उसके चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे। जूलिया ने खुद से कहा, कुछ बात तो है, वरना किसी को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। तो अजय सिंह यहाँ क्या कर रहा था और वो नजर क्यों रख रहा था मुझ पर? दूसरी तरफ आद्रिका के हाथ पर रुमाल बांधने के बाद अर्नव किचन में से जाके सैंडविच ले आया और वो जैसे ही एक टुकड़ा सिया को खिलाने लगा, आद्रिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गंदा हो चुका है। अर्नव ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मुझे किसी ने भी अन्न का अनादर करना नहीं सिखाया। आद्रिका ने कहा, नहीं सिया ये नहीं खाएगी, मैं और बना देती हूँ। अर्नव ने कहा, ये कौन खाएगा? आद्रिका ने कहा, ये मैं छत पर डाल दूंगी तो पंछी आकर खा लेंगे, लेकिन आप और सिया ये कदापि नहीं खाएंगे। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है फिर बनाओ। आद्रिका उठी और बोली, ब्रेड नहीं है, मैं योगेश को कहती हूँ वो ले आएगा, उनकी अपनी दुकान है। आद्रिका ने योगेश को फोन करके ब्रेड लाने को कहा। योगेश ने ब्रेड लाकर आद्रिका को दे दिया। आद्रिका सैंडविच बनाने लगी। सिया को उसने हॉल में टीवी लगा दिया था तो वो कार्टून देख रही थी। वो किचन में काम कर रही थी। अर्नव चुपके से किचन में घुस गया। वो दरवाजे पर खड़ा होकर प्यार से आद्रिका को निहारने लगा। जब आद्रिका को अपने ऊपर किसी की गर्म नजरें महसूस हुई, उसने नजर घुमाकर किचन में देखा तो दरवाजे पर अर्नव को पाया। उसे देखकर उसने नजरें झुका ली। अर्नव बस मुस्कुरा दिया। आद्रिका बोली, कुछ चाहिए? अर्नव ने प्यार से कहा, तुम्हारा प्यार।
आद्रिका ये सुन कुछ नहीं बोली। अर्नब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब वो उसके बेहद करीब आ गया तो आद्रिका ने उसकी तरफ अपनी पीठ कर ली और टमाटर काटने लगी, लेकिन काटते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि अर्नब का जिस्म उसके जिस्म से हल्का हल्का छू रहा था। अर्नब ने आद्रिका के बालों को एक तरफ कर दिया। ऐसे करते हुए उसकी ठंडी उंगलियां आद्रिका की गर्म गर्दन से जब छुई तब आद्रिका के जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ उठी। अर्नब ने फिर पीछे से ही आद्रिका को बाहों में भर लिया और अपना सर उसके कंधे पर टिका लिया। अब उसकी सांसों को आद्रिका अपनी गर्दन के आसपास साफ तरीके से महसूस कर पा रही थी। वो कुछ भी बोलने या करने की हालत में नहीं थी। उसकी धड़कन 100 की रफ्तार से चल रही थी। अर्नब ने फिर उसी अवस्था में उसके हाथ पकड़े और उसी के हाथों को पकड़कर प्यास काटने लगा, लेकिन इससे भी अर्नब का मन नहीं भर रहा था, इसलिए उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रगड़ना शुरू कर दिया। अब तो आद्रिका की सांसें रुक गई थी समझो। अर्नब ने अब उसके हाथ छोड़ दिए और पेट से उसे कसकर पकड़ लिया। वो उसकी गर्दन पर अब चूमे जा रहा था। आद्रिका को उसके होंठों के स्पर्श से सुकून मिल रहा था। अर्नब ने अब आद्रिका को अपनी तरफ घुमा लिया। उसने एक नजर उसके चेहरे पर दौड़ाई। उसने अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। उसके इतने प्यार भरे स्पर्श से जूलिया का दिया दर्द अब खत्म हो चुका था। जो दर्द जूलिया ने उसे दिए थे वो अब अर्नब ने अपने प्यार भरे स्पर्श से खत्म कर दिए थे। अर्नब फिर अपने होंठ उसके होंठ की तरफ बढ़ाने लगा। उसने एक नजर उसकी आंखों में देखा। आद्रिका भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। अर्नब की आंखों में आद्रिका अपने लिए बेशुमार प्यार, जुनून, परवाह देख पा रही थी। वहीं अब तक जिन आंखों में अर्नब को सिर्फ दर्द नजर आ रहा था, अब उसमें खुशी थी, सुकून था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे किस करके सही किया या गलत। होठों के बेहद करीब आकर वो उससे दूर हो गया और नजरें चुराकर बोला, सॉरी। इतना बोल जैसे ही वो जाने लगा, आद्रिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नब उसकी तरफ पलटता है और तभी आद्रिका आगे बढ़कर अपने होंठ उसके होंठों से हल्के से छू देती है। अर्नब चौंक जाता है। आद्रिका ने उसके कान के पास होंठ लगाकर कहा, आखिर कर ही दिया आपने अपने इश्क में पागल मुझे भी। इतना सुनते ही अर्नब ने उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया। उसने उसे इतना कसकर थाम लिया था कि आद्रिका के लिए सांस लेना ही मुश्किल हो गया। उसने उसे जोर से धक्का देकर कहा, बेवकूफ, सांस तो लेने दो। अर्नब ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आद्रिका के हाथ सीधा उसके सीने पर गए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अर्नब ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। दोनों ने ही आंखें मूंद ली। दोनों एक दूसरे में खोने लगे। अर्नब की पकड़ उसकी कमर पर कसती जा रही थी और आद्रिका ने भी अपनी बाहें उसके गले में डाल दी थी। दोनों कुछ देर बाद एक दूसरे से अलग हुए। आद्रिका की नजर जैसे ही उसकी नजरों से टकराई, आद्रिका ने शर्म से नजरें झुका ली। अर्नब मुस्कुरा दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी सिया किचन में आते हुए बोली, एंजल, सैंडविच बन गए। उसकी आवाज सुनते ही दोनों अलग हो गए और सिया आ गई। आद्रिका ने अपने बाल सही किए और कहा, 15 मिनट्स वेट करो। सिया ने सिर हिला दिया और चली गई। उसके जाते ही अर्नब ने वापस उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के पास होंठ लगा के कहा, आदि, हमें कोई रोमांस ही नहीं करने देता। उसकी बात सुन आद्रिका मुस्कुरा दी। उसने उसके पेट में कोहनी मारी तो वो अलग हो गया। आद्रिका वापस प्याज काटने लगी। अर्नब ने फिर से उसे पीछे से बाहों में भर लिया और कहा, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी तुम्हारी हाँ मिल जाएगी। वैसे ये चमत्कार कैसे? आद्रिका ने कहा, आज जब तुम मेरे घर आए ना, मेरे जख्म पर रुमाल बांधा और फिर मेरे बनाए हुए गिरे हुए सैंडविच खाने लगे, तभी समझ गई कि जो इंसान मेरे हाथ के बनाए गिरे हुए सैंडविच खा सकता है वो क्या कर सकता है। और वैसे भी इतना हैंडसम लड़का ना एक खूबसूरत लड़की के साथ ही अच्छा लगता है। लास्ट की बात सुनकर अर्नब को हंसी आ गई। उसने हल्के से गर्दन पर बाइट किया। आद्रिका ने कहा, अनु। अर्नब ने प्यार से कहा, ये तो प्यार भरा दर्द है जान। अब सच बताओ, इतनी जल्दी कैसे हाँ की? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसकी वजह कोई और है। आद्रिका ने मन ही मन कहा, बिल्कुल भी नहीं बदला। आद्रिका अपना इजहार इश्क करती है, लेकिन अर्नब वजह पूछता है कि उसने इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी। तो आद्रिका ने कहा, आपको अभी भी समझ नहीं आया कि मैं कौन हूँ? अर्नब ने नासमझी के भाव से कहा, कौन हो मतलब? आद्रिका हो और कौन हो? आद्रिका ने कहा, हम पहली बार कहाँ मिले? अर्नब ने कहा, उस सुबह को तो मैं कभी नहीं भूल सकता, शिमला की सड़क पर। आद्रिका ने ना में सर हिलाकर कहा, नहीं, वो हमारी दूसरी मुलाकात थी। अर्नब हैरान हो गया। अर्नब बोला, पहली मुलाकात कब हुई? आद्रिका ने कहा, 8 महीने पहले गोवा में। अर्नब ने हैरत भरे भाव से कहा, गोवा? आद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी गोवा। 8 महीने पहले मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ गोवा गई थी। हमारी ट्रिप थी। हम लोग नाइट मार्केट गए थे। कुछ देर बाद वहाँ गोलियां चलने लगी और पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। मैंने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा हुआ था और आपने भी मास्क पहना हुआ था। मुझे गोली लगने ही वाली थी कि आपने पकड़कर मुझे गाड़ी के पीछे छुपा लिया। उस वक्त मैं सिर्फ आपकी ये काली आंखें देख पाई थी। आपकी आंखों ने तो उसी वक्त मेरा दिल चुरा लिया था। उस वक्त मैंने आपकी कलाई पर एक निशान भी देखा था। आज जब आप रुमाल बांध रहे थे तब देखा तो यकीन ही हो गया कि वो आप ही हो। ये सुनकर अर्नब को याद आया, उस दिन वो अपने किसी दुश्मन से सरे बाजार भिड़ गया था। जब अगले ने गोली चलाई तो उसने भी चला दी और गोली की आवाज सुनकर बाजार में अफरा तफरी मच गई थी। सब कुछ याद कर अर्नब ने आद्रिका से कहा, मैंने तब तुम पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उस वक्त भी तुम्हें देखकर दिल धड़क उठा था और अब भी धड़क उठता है। आद्रिका बस मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद प्याज टमाटर काट कर बोली,
अब हटिए, मुझे सैंडविच बनाने दीजिए। अर्नब ने उसे छोड़ दिया। आद्रिका सैंडविच बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने सैंडविच बना लिए। साथ में उसने अपने और अर्नब के लिए चाय चढ़ाई हुई थी जो कि बन चुकी थी। उसे कप में डालकर सैंडविच लेकर वो हॉल में चली गई। हॉल में जाकर उसने सिया को सैंडविच दिए और फिर तीनों सैंडविच खाने लगे। कुछ देर बाद अर्नब सिया को लेकर चला गया। आद्रिका भी फिर पढ़ाई में लग गई। वहीं दूसरी तरफ जूलिया ने होटल में कमरा ले लिया। वो अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर मार रही थी। उसने कहा, जूलिया तुझे कॉल करना ही होगा। इतना बोल उसने अपना फोन लिया और किसी को फोन किया। बेल जा रही थी और जूलिया की धड़कनें बढ़ रही थी। जैसे ही जूलिया काटने लगी वैसे अगले बंदे ने फोन उठा लिया। ये देख जूलिया ने आंखें बंद कर ली। उसने धड़कते दिल के साथ कहा, हेलो। सामने से एक औरत की आवाज आई। हेलो। औरत की आवाज सुनकर जूलिया रिलैक्स हो गई। वो बोली, हेलो शाइनी। सामने से शाइनी बोली, हेलो जी, कौन बोल रहा है? जूलिया ने कहा, अरे शाइनी, तुम्हारे साहब की बेटी बोल रही हूँ, जूलिया। मेरा मतलब आंचल। ये सुनकर शाइनी खुशी से बोली, अरे आंचल मैडम, बड़ी देर बाद याद किया आपने। वैसे कैसे याद किया? जूलिया ने कहा, वो आपके साहब से बात करनी थी। शाइनी ने कहा, हमारे साहब आपके पिता लगते हैं आंचल जी। ये बात सुनकर जूलिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने आंसू को पोंछकर कहा, छोड़िए, वो फ्री है? शाइनी ने कहा, जी अभी बात करवाते हैं। कुछ देर बाद जूलिया के कानों में किसी मर्द की आवाज पड़ी। हेलो, कौन? मर्द की आवाज सुनकर जूलिया की आंखों से फिर से आंसू निकल आए। उसने कहा, आंचल। जवाब सुनकर कुछ देर शांति छा गई। फिर कुछ देर बाद वो मर्द बोला, अब क्यों फोन किया है? पता नहीं कहाँ मुंह काला कर रही हो। जूलिया ने कहा, अब अगर आप मेरे पीछे अपने आदमी लगाएंगे मिस्टर राठौर, तो फोन तो लगाना ही पड़ेगा ना आपको। उस मर्द ने हल्की ऊंची आवाज में कहा, क्या बेवकूफी भरी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे जैसे बदतमीज लड़की के पीछे अपने आदमी क्यों लगाऊंगा? जूलिया ने कहा, सच? फिर आपका सबसे वफादार आदमी अजय सिंह यहाँ शिमला में क्या नया बिजनेस शुरू कर रहा है? वो उस जगह क्या कर रहा था जिस जगह मैं रुकी हुई थी? मैंने उसे खुद देखा है, मुझ पर नजर रखते हुए। जूलिया की बात सुनकर सामने वाले मर्द की आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद वो बोला, तुम्हें वहम हुआ होगा। जूलिया ने कहा, पहले मुझे भी यही लगा था कि वहम है, लेकिन जब उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ी तो वो भागने लगा। मैं कह रही हूँ मिस्टर राठौर कि मेरे पीछे आदमी ना ही लगाइए, वरना आप नहीं जानते लेकिन मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। मिस्टर राठौर ऊंची आवाज में बोले, खबरदार, अगर मुझसे ऐसे फिर से बात की तो बाप हूँ मैं तुम्हारा। अरे तुमसे अच्छी तो, जूलिया ने उसे टोकते हुए कहा, मुझसे अच्छी तो आपकी बड़ी बेटी होगी, है ना? सही कहा ना मैंने? अरे तो फिर क्यों संबंध बनाए मेरी माँ के साथ? रहना था ना अपनी पहली पत्नी और अपनी बेटी के साथ। लेकिन अफसोस, उन्हें भी आपकी करतूत का पता था, इसलिए चली गई आपको छोड़कर। वैसे सही ही किया जो छोड़कर चली गई। मिस्टर राठौर ऊंची आवाज में बोले, आंचल। जूलिया भी ऊंची आवाज में बोली, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है मिस्टर राठौर। फोन कट गया। जूलिया ने अपना फोन बेड पर पटक दिया। रात 10 बजे। अर्नब छुपते हुए घर से निकला और पैदल ही कहीं निकल गया। उसने ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी। उसने उसकी कैप सिर पर ली हुई थी। आधे घंटे बाद वो एक बड़े से घर के बाहर रुका। वो घर आधा जला हुआ था। उस घर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी नजर घर की नेम प्लेट पर गई जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने उसे अपने हाथों से साफ किया। वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में सावित्री भवन लिखा हुआ था। आद्रिका अर्नव को बताती है कि उनकी पहली मुलाकात गोवा में हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जूलिया, जो कि सावित्री भवन है, उस एरिया में एक भी घर नहीं था। आसपास सब बंजर था। एक परिंदा तक नहीं था वहाँ। अर्नव घर की दीवार को जंप कर अंदर जाता है। वो आहिस्ता से जाकर घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हुआ पड़ा था। अर्नव ने धक्का देकर उसे तोड़ ही दिया। वो अंदर गया तो अंदर घुप अंधेरा था। बाहर भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। ऊपर से अमावस्या की रात, वहाँ बहुत ठंड थी, जिसका एहसास अर्नव को भी हो रहा था। लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। टॉर्च की लाइट से अब वो देख सकता था। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। वहाँ बहुत ज्यादा बदबू थी, लेकिन किस चीज की बदबू थी ये तो सिर्फ अर्नव ही जानता था। उसने चेहरे पर रुमाल बांधा। कुछ आधा जला था तो कुछ पूरा जला हुआ था। वो घर के एक कमरे में गया। उसने टॉर्च की लाइट ऊपर सीलिंग की तरफ की। वहाँ का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। वहीं शिमला से 900 किलोमीटर दूर उदयपुर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी राठौर ग्रुप कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी के ऑफिस की लाइट जल रही थी। उस ऑफिस में 48 साल का आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसकी नजर लैपटॉप पर थी। लैपटॉप पर किसी औरत की तस्वीर थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि जयश्री थी। तभी केबिन में एक आदमी आ गया। उसने कुर्सी पर बैठे आदमी के सामने सिर झुकाकर कहा, राजा साहब, अजय सिंह आ गए हैं। कुर्सी पर बैठे राठौर ग्रुप कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक देवराज सिंह राठौर ने सर्द आवाज में कहा, भेजो उसे। कुछ देर बाद पर्वत कॉलोनी में आद्रिका पर नजर रखने वाले शख्स अजय सिंह देवराज के सामने सिर झुकाकर बोला, खमा घड़ी राजा साहब। देवराज ने लैपटॉप बंद करके अपनी नजर अजय सिंह पर दौड़ाते हुए कहा, घड़ी खमा, तो आप वहाँ आंचल से मिले अजय सिंह? अजय सिंह ने सर झुकाए हुए ही कहा, साहब हम तो वहाँ रानी साहिबा और राजकुमारी जी पर ही नजर रखे हुए थे, लेकिन पता नहीं कैसे छोटी राजकुमारी जी आ गई। देवराज ने एक गहरी सांस लेकर कहा, रानी साहिबा को शक तो नहीं हुआ? अजय सिंह ने सर झुकाए हुए कहा, जी नहीं। देवराज कुछ नहीं बोले। अजय सिंह ने एक नजर उसे उठाकर देखा और फिर से नजरें झुकाकर कहा, राजा साहब आपसे एक बात करनी थी।
देवराज ने कहा, कहो। अजय सिंह बोला, राजा साहब, रानी साहिबा के घर एक लड़का जाता है और उसके साथ एक बच्ची भी होती है। जब उसके बारे में जानकारी निकाली तो वो एक गैंगस्टर निकला। देवराज ने हैरत भरी नजरों से उसे देखा। अजय सिंह ने आगे कहा, वो राजकुमारी के सामने वाले घर में रहता है और उसी घर से छोटी राजकुमारी जी निकली थी। देवराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद से कहा, आंचल और राजकुमारी का आमना सामना ना ही हो तो सही है। फिर आंखें खोलकर तुम वापस जाओ और मुझे पल पल की खबर चाहिए। अजय सिंह सिर हिलाकर चला गया। उसके जाने के बाद देवराज कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर आसमान को देखता हुआ बोला, जयश्री, कब तक छुपी रहोगी? समय आ चुका है कि मैं अपनी बच्ची को ले जाऊं। तुमने उसे उसके बाप से वंचित रखा, लेकिन अब मैं आ रहा हूं मैं अपनी बच्ची को लेने। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शिमला, सावित्री भवन। ऊपर का मंजर देख अर्णव की आंखों में आंसू आ गए। ऊपर सीलिंग के पंखे से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कंकाल लटक रहे थे, जो कि पूरे गल चुके थे, जिसकी बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। अर्णव वहां से निकला और घर के बाहर आकर पर्वत कॉलोनी की तरफ भागने लगा। पर्वत कॉलोनी के कुछ ही दूरी पर वो रुक गया। वो एक बार था। उसने एक नजर बार को देखा और फिर अंदर चला गया। बार के अंदर बहुत शोर था। अर्णव एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया। उसने वेटर से एक बियर का गिलास मंगवाया। उसने वो पूरा गिलास एक झटके में ही पी लिया। उसने फिर और बियर मंगवाई। वो लगातार पीने लगा, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो रुक गया। उसने अब तक 4 गिलास बियर के पी लिए थे। वेटर ने आकर उसे बार के बंद होने की बात कही तो वो लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर जाने लगा। वो लड़खड़ाते हुए ही पर्वत कॉलोनी आ पहुंचा। वो अपने घर की बजाय आद्रिका के घर की बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर गया। उसने फिर ऊपर आद्रिका की बालकनी की तरफ नजर घुमाई। ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था। अर्णव ने फिर चारों तरफ नजर घुमाई। उसे विमला के घर के बाहर बने स्टोर में एक सीढ़ी दिखी। वो उस तरफ बढ़ गया। उसने वहां से सीढ़ी ली और आद्रिका की बालकनी के नीचे लगा दी। वो उस पर चढ़कर उसकी बालकनी में गया। बालकनी बंद थी और पर्दा लगा हुआ था। वो बालकनी के शीशे पर हाथ मारने लगा। वहीं आद्रिका, जो कि पढ़ रही थी, जब उसके कानों में ये आवाज आई तो वो उठी और उसने पर्दा हटाया। जब उसकी नजर उसके सामने बालकनी के कांच के बने दरवाजे के उस पार अर्णव पर पड़ी तो उसने झट से दरवाजा खोला। अर्णव अंदर आकर बेड पर जाकर बैठ गया। आद्रिका ने दरवाजा बंद किया और पर्दा लगा दिया। उसने फिर कमरे के दरवाजे को देखा, वो भी बंद था। अब वो जैसे ही अर्णव के पास बैठी, अर्णव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। उसके करीब आते ही आद्रिका को बियर की स्मेल आई। बियर की स्मेल आते ही आद्रिका ने उसे जोर से धक्का दिया और उससे दूर हो गई। वो उसे गुस्से से घूरने लगी। अर्णव सावित्री भवन में 3 कंकालों को लटकता हुआ देखता है और फिर वहां से सीधा बाहर चला और फिर उसे शावर के नीचे खड़ा करके शावर ऑन कर दिया। कुछ ही देर में ठंडा ठंडा पानी अर्णव के ऊपर गिर रहा था। अर्णव को अब थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। उसने जब अपने सामने आद्रिका को देखा तो उसे भी शावर के नीचे खींच लिया। आद्रिका सीधे उसके सीने से लगी। उसने घूर कर अर्णव को देखा और फिर उससे दूर होने लगी, लेकिन अर्णव ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया था। अब वो दोनों ही भीग रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। तभी आद्रिका के कमरे का दरवाजा खटकता है। आवाज सुनकर दोनों ही सकपका गए और उसी चक्कर में आद्रिका गिरने ही वाली थी कि अर्णव ने उसे अपने बाहों में थाम लिया। आद्रिका ने खुद को आहिस्ता से उससे अलग किया और फिर उसे तौलिया थमाकर बाहर आई और कहा, कौन? बाहर से जयश्री बोली, कौन कौन? मैं ही हूँ। इतनी रात गए, तूने शावर क्यों ऑन किया है? आद्रिका ने अटकते हुए कहा, वो मैं बाथरूम गई थी और गलती से शावर ऑन हो गया। जयश्री ने कहा, अच्छा, पढ़कर सो जाना। जयश्री चली गई। जब आद्रिका को यकीन हो गया कि जयश्री चली गई है तो उसने अर्णव को बाहर निकाला। अर्णव को बाहर निकालकर उसने कपड़े बदल दिए। अर्णव ने भी अपनी हुडी निकाल कर रख दी। अब वो अपने होश में था। आद्रिका ने जब बाहर निकलकर उसे ऐसे देखा तो कहा, अपने घर जाओ, मुझे पढ़ना है। अर्णव ने उसके नजदीक जाते हुए कहा, मैं तो। आद्रिका ने उसे हाथ दिखाकर टोकते हुए कहा, जाओ, वैसे भी मैं शराबियों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। उसका जवाब सुन अर्णव समझ गया कि वो नाराज है। आद्रिका ने फिर कहा, जाओ, मुझे पढ़ना है, कल एग्जाम है। एग्जाम का सुनकर वो चुपचाप हुडी लेकर बालकनी से ही चला गया। जब तक वो विमला के घर के अंदर नहीं गया और उसके कमरे की लाइट नहीं जली तब तक आद्रिका अपनी बालकनी से नहीं हटी। अर्णव के कमरे की लाइट जलते ही आद्रिका ने बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया और पर्दे लगाकर पढ़ने बैठ गई। वहीं अर्णव बेड पर पीठ के बल लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने वही मंजर आ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसकी आंखों के सामने अब धुंधली यादें आने लगी। 5 साल पहले अर्णव अपने परिवार के साथ शिमला में रहता था। उसके परिवार में उसके पिता थे ऋतुराज सिंह शेखावत, जो कि एक ईमानदार पुलिस वाले थे। उसकी माँ थी सावित्री सिंह शेखावत, जो कि एक गृहिणी थी, और उसकी बहन रिद्धि सिंह शेखावत, जो कि अर्णव से 4 साल बड़ी थी। रिद्धि मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। अर्णव ने तब नया कॉलेज ज्वाइन किया था। कॉलेज में ही उसकी दोस्ती अली, शंकर और विशाल से हुई थी। अली, विशाल और शंकर तीनों ही शिमला के एक अनाथ आश्रम में पले बढ़े थे। चारों की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। एक दिन रिद्धि अपनी सहेली के घर पार्टी में गई थी। वहां से वो शाम 7 बजे निकल गई। वो ऑटो का इंतजार कर रही थी कि कुछ गुंडे टाइप लड़के उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे। रिद्धि ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक लड़के ने आकर उसका दुपट्टा खींच लिया। ये देख रिद्धि घबरा गई। उसने अपने बैग से जैसे ही फोन निकाला, दूसरे लड़के ने उसका फोन छीन लिया और वहीं फेंक दिया, जिससे वो टूट गई। रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज देखो पैसे ले लो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता नहीं है मेरे पापा पुलिस में है। लेकिन उन लड़कों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी तरफ बढ़ गए। सड़क पर कोई भी नहीं था। एक लड़के ने उसे बेहोशी की दवा सुंघा दी, जिससे वो चंद सेकंड में ही बेहोश हो गई। उसके बाद उन लड़कों ने उसे उठाया और जंगल में ले गए। जंगल में ले जाकर उसके साथ वही हुआ जिसका हर लड़की को डर था। उन लड़कों ने उसके पूरे शरीर को नोच दिया।
वहीं दूसरी तरफ सावित्री भवन में सब बहुत फिक्र में थे कि अभी तक रिद्धि नहीं आई। ऋतुराज ने अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए पता किया, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। सावित्री का रो रोकर बुरा हाल हुआ पड़ा था। अर्णव बहुत मुश्किल से उसे संभाल रहा था। ऋतुराज फिर जीपीएस के जरिए उसके आखिरी लोकेशन पर पहुंचे। वहां उसे उसका टूटा हुआ फोन मिला, लेकिन रिद्धि नहीं। ऋतुराज को भी अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी। उसके साथ उसकी पुलिस टीम भी आई हुई थी। उसने सभी को वहां फैलने को कहा। सब उस जगह पर फैलकर रिद्धि को ढूंढने लगे। रिद्धि को ढूंढते हुए अब सुबह के 4 बज गए थे, लेकिन रिद्धि नहीं मिली। आखिर में वो लोग ढूंढते हुए जंगल में आ पहुंचे। एक हवलदार ने ऋतुराज से कहा, सर यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ऋतुराज ने सिर हिला दिया। अब वो जंगल में छानबीन करने लगे। तभी ऋतुराज को रिद्धि की सैंडल मिली। जिस दिशा में उन्हें सैंडल मिली उसी दिशा में सब आगे बढ़ने लगे। उन्हें कुछ ही दूर पर एक झोपड़ी सी नजर आई। सब उस झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। झोपड़ी के करीब आकर सब सतर्क हो गए। सब आहिस्ता से अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा उससे सब हैरान रह गए। सामने रिद्धि निर्वस्त्र बेहोश पड़ी थी। आसपास खून ही खून था। रिद्धि के पूरे जिस्म पर नोचने के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसे नोचा हो। उसकी ये अवस्था देखकर सभी ने नजरें झुका ली। ऋतुराज ने जो ठंड से बचने के लिए जैकेट पहनी थी वो उतारी और उसे उड़ा दी। एक हवलदार ने वहां पड़ी हुई चादर ली और ऋतुराज की तरफ बढ़ा दी। ऋतुराज ने वो भी उसे उड़ा दी। फिर उसने रिद्धि की नब्ज चेक की तो पाया कि उसकी नब्ज बहुत धीरे धीरे चल रही है। ऋतुराज ने कहा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ऋतुराज ने उसे गोद में उठाया और मेन रोड की तरफ भागने लगा। उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे अपनी परी जैसी बेटी की ये अवस्था देखकर। कुछ देर में रोड पर एम्बुलेंस आ गई। रिद्धि को उसमें लिटाया और फिर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाकर रिद्धि का ट्रीटमेंट शुरू हुआ और ऋतुराज ने अपनी पत्नी और बेटे को बुलाया। रिद्धि की खबर सुन दोनों ही सदमे में थे। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। पिछले भाग में आपने अर्णव के परिवार के बारे में जाना। ऋतुराज ने आगे बढ़कर पूछा, डॉक्टर रिद्धि कैसी है? डॉक्टर जिसका नाम आराधना था बोली, शी इज आउट ऑफ डेंजर, बॉडी पर बहुत। ऋतुराज ने हाथ दिखाकर रोक कर कहा, उसके बारे में आप प्लीज हमारी फॉरेंसिक डॉक्टर प्रतीक्षा को बता दीजिए। आराधना ने कहा, ओके, बट रिद्धि के लिए आने वाले 10 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। हमने उसे बचा तो लिया है, लेकिन अगर वो 10 घंटों के अंदर अंदर होश में नहीं आई तो वो शायद इस ट्रॉमा के कारण कोमा में चली जाए। ये सुनकर सावित्री को रोना आ गया। आराधना चली गई। कुछ देर में प्रतीक्षा वहां पहुंच गई और आराधना से सारी डिटेल्स लेने लगी। फिर वो ओटी के अंदर जाकर रिद्धि को स्कैन करने लगी। वहीं सावित्री को माइनर हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए उसे भी एडमिट किया गया। ऋतुराज के लिए अब सिचुएशन अपने हाथों से बाहर जाती नजर आने लगी, क्योंकि एक तरफ उसकी बेटी थी और एक तरफ उसकी बीवी। अर्णव ने भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला हुआ था। कुछ देर बाद उनके पास फॉरेंसिक डॉक्टर प्रतीक्षा आई। प्रतीक्षा ने ऋतुराज से कहा, रिद्धि के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा सर। ऋतुराज ने आंखें झपका दी। फिर प्रतीक्षा ने गहरी सांस लेकर कहा, गैंगरेप हुआ है सर। रिद्धि की बॉडी पर अनगिनत नोचने के निशान है। जो सीमेंट सैंपल मिला है, हमने उसका डीएनए अपनी क्रिमिनल डेटाबेस से चेक किया तो पुराने पापी निकले। एमएलए का बेटा कार्तिक, एमएलए का भतीजा तरुण और कार्तिक का दोस्त अजय, इन्हें पहले भी किसी लड़की के रेप के लिए अरेस्ट किया गया था, बट बड़े लोग हैं तो बच गए। एमएलए ने अपने कॉन्टैक्ट्स और सिफारिश के जरिए सारे सबूत खत्म कर दिए। सर, आई थिंक यू शुड नॉट टेक एनी स्टेप अहेड, वरना आप भी जानते हैं कि आपकी नौकरी जा सकती है। अर्णव ने पीछे खड़े सभी बातें सुन ली थी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। वो चिल्लाते हुए बोला, मैं मार डालूंगा तीनों को। उनकी वजह से दी की ये हालत हुई है, मैं मार दूंगा उन्हें। ऋतुराज ने जल्दी से उसे संभाला और कहा, शांत हो जा अर्णव, शांत हो जा बेटे। अर्णव कुछ ही देर में बिलख कर रोने लगा। वो ऋतुराज के सीने से लगते हुए बोला, पापा उन्हें छोड़ना मत, प्लीज पापा उन्हें छोड़ना मत। उनके कारण आज हमारी रिद्धि दी की ये हालत हुई है। ऋतुराज बिना कुछ कहे उसे शांत करने लगे। कुछ देर बाद अर्णव शांत हो गया। ऋतुराज ने एक नजर ओटी की कांच की खिड़की के जरिए ओटी में मशीनों के बीच लेटी रिद्धि पर डाली और वहां से चले गए। ऋतुराज सीधा अपने सीनियर से मिलने गए। उन्होंने सारा वाकया उन्हें कह सुनाया। उसके सीनियर एसीपी आशीष भारद्वाज उसका सारा वाकया सुन बोले, देखो ऋतुराज, तुम्हारी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन तुम भी जानते हो कि अगर हमने एक भी कदम एमएलए के खिलाफ उठाया तो वो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हम सभी की नौकरी को ले जाएगा। ऋतुराज ने गुस्से से कहा, ऐसी नौकरी का मैं क्या करूंगा सर, जिससे मैं अपनी बेटी को इंसाफ न दिला पाऊं। आशीष ने कहा, देखो ऋतुराज। ऋतुराज ने हाथ दिखाकर उन्हें आगे कहने से रोक दिया और कहा, रहने दीजिए सर, आपके पास मैं एक उम्मीद लेकर आया था कि आप मेरा साथ देंगे। आखिरकार आपकी बेटी के साथ भी तो, लेकिन आपको अपनी बेटी के इंसाफ से ज्यादा अपनी नौकरी से प्यार है। आशीष ने कहा, ऋतुराज प्रैक्टिकली सोचो। ऋतुराज ने कहा, सर मैं एक बाप बनकर सोच रहा हूँ। आशीष अब कुछ नहीं बोला। ऋतुराज ने कहा, आपको मेरा इस्तीफा शाम तक मिल जाएगा, जय हिंद। इतना बोल वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आशीष ने कहा, जो हिम्मत मैं नहीं कर पाया वो तुम कर रहे हो ऋतुराज। साथ हूँ मैं तुम्हारे, लेकिन सामने से नहीं, पीछे से, क्योंकि अगर मैं सामने आ गया तो अपना परिवार खो दूंगा। ऋतुराज आशीष से मिलकर सीधा हॉस्पिटल गया। ऋतुराज ने आराधना से पूछा, डॉक्टर रिद्धि को होश आया? आराधना ने ना में सिर हिला दिया। आराधना ने फिर कहा, आपकी वाइफ को होश आ चुका है, आप उनसे मिल सकते हैं। ऋतुराज सावित्री के वार्ड में गए। उन्होंने सावित्री के पास आकर कहा, सावित्री हार मत मानो, रिद्धि ठीक हो जाएगी, महादेव हमारे साथ है। अर्णव भी वहीं बैठा था। वो बोला, हाँ मम्मा, आप ही तो कहते हो महादेव हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जिनका दिल साफ हो, तो हमारा दिल तो साफ है। सावित्री ने हाँ में सिर हिला दिया। 8 घंटे बीत गए, लेकिन रिद्धि को होश नहीं आया। उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था।
सभी डॉक्टरों को अब यही लग रहा था कि वो कोमा में चली जाएगी। सावित्री और ऋतुराज भी हार मानने की कगार पर थे, लेकिन अर्णव नहीं। अर्णव को अपने शिव भगवान पर बहुत भरोसा था। आखिरकार 1 घंटा और बीतने के बाद महादेव की कृपा से रिद्धि के हाथों की उंगलियों में मूवमेंट होने लगी। ये देख नर्स ने जल्दी से आराधना को बुलाया। आराधना ने जल्दी उसे चेक किया और बाहर निकलकर ऋतुराज से कहा, मुबारक हो मिस्टर शेखावत, आपकी बेटी अब पूरी तरह से सेफ है। उसकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है। ये बात सुनकर ऋतुराज, सावित्री और अर्णव खुश हो गए। ऋतुराज ने कहा, डॉक्टर क्या हम रिद्धि से मिल सकते हैं? आराधना ने कहा, जी, पहले उनके सारे टेस्ट करने हैं और फिर उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उससे मिल लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। आपकी दुआओं से तो वो सेफली मौत के मुंह से बाहर आ गई, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी उसकी। उसे ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे खुश रखिएगा। कोई भी शॉकिंग न्यूज उसकी तबीयत बिगाड़ सकती है। सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। 2 घंटों बाद रिद्धि को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। ऋतुराज अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपनी सीनियर एसीपी आशीष भारद्वाज से मदद मांगता है, लेकर रहता है। वहीं रिद्धि अब खतरे से बाहर होती है। सावित्री, अर्णव और ऋतुराज रिद्धि से मिलते हैं। रिद्धि कुछ भी कहने की अवस्था में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देख सावित्री ने उसके आंसू पोंछकर कहा, क्यों रो रही है तू? तूने कुछ गलत नहीं किया। ऋतुराज ने कहा, बेटा, तेरा परिवार हर पल तेरे साथ है। अगर तुझे ये लगता है कि हम तेरा साथ छोड़ देंगे तो कदापि नहीं। रिद्धि के होंठों पे ये बात सुनकर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर रिद्धि की नजर अर्णव पर पड़ी, जो उससे बहुत दूर बैठा था। रिद्धि ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। अर्णव उसके पास गया। रिद्धि ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? अर्णव बिना कुछ कहे उसके गले लग गया। सब मुस्कुरा दिए। रिद्धि को अब हॉस्पिटल में रहते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। उसकी स्थिति अब पहले से बेहतर हो रही थी। सावित्री की हेल्थ भी पहले से बेहतर थी। ऋतुराज ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। लगभग 4 हफ्तों बाद रिद्धि के फाइनल टेस्ट हुए। उन टेस्ट की रिपोर्ट देखकर आराधना परेशान हो उठी। उसने जाकर ऋतुराज से कहा, मिस्टर शेखावत, एक टेस्ट अभी हमें और करना होगा, क्या आप इंतजार कर लेंगे? ऋतुराज ने कहा, जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा। आराधना ने आखिरी टेस्ट करके ऋतुराज से कहा, इस टेस्ट की रिपोर्ट कल तक आएगी, लेकिन आप लोग रिद्धि को घर ले जा सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखिएगा मिस्टर शेखावत कि आसपास का माहौल बिल्कुल शांत और खुशहाल होना चाहिए। ऋतुराज ने सिर हिला दिया। उसके बाद ऋतुराज, अर्णव, सावित्री और रिद्धि को लेकर घर चले गए। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होनी थी। अब रिद्धि को समाज का सामना करना था। उन्हें देख सभी मोहल्ले वालों ने मुंह बना लिया और तरह तरह की बातें करने लगे। ये सब देखकर रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए। सावित्री ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तेरी कोई गलती नहीं बच्चा। तभी एक पड़ोसन बोली, अरे सावित्री, कहने से कुछ नहीं होता। तुम लोगों को अपनी बेटी पर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे रात को घर से बाहर अकेले नहीं जाने देना चाहिए। लड़का थोड़ी ना है। पड़ोसन की बात रिद्धि के दिल को चीर गई। सावित्री उसे अंदर ले गई। अर्णव और ऋतुराज सभी को घूरते हुए अंदर चले गए। सावित्री ने रिद्धि से कहा, इनकी बातों पर ध्यान मत दे, इनका तो काम ही है बोलना। रिद्धि कुछ नहीं बोली। रात 9 बजे, सावित्री और ऋतुराज का कमरा। ऋतुराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना हम लोग घर बदल लें? एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ सिर्फ शांति हो। सावित्री ने कहा, मुझे भी यही लगता है। करना होगा रिद्धि के पापा, क्योंकि ये मोहल्ले वाले हमें जीने नहीं देंगे। ऋतुराज ने कहा, मैं घर ढूंढने की शुरुआत करता हूँ। सावित्री ने कहा, लेकिन घर लेंगे कैसे? हमारी सारी जमा पूंजी तो रिद्धि के ट्रीटमेंट पर खर्च हो गए, ऊपर से आपने नौकरी छोड़ दी। ऋतुराज ने कहा, मेरी नौकरी की फिक्र ना करो। मेरे दोस्त की कंपनी में मैं सिक्योरिटी एजेंट का काम कर लूंगा। और रही बात घर खरीदने की, तो इस घर को बेचकर ही दूसरा घर लेंगे। सावित्री ने सिर हिला दिया। ये सब बातें बाहर खड़े अर्णव ने सुन ली। वो किचन से पानी लेने गया था और जब उसके कानों में ऋतुराज की आवाज टकराई तो वो रुक गया। वो उदासी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके कमरे से पहले रिद्धि का कमरा आता था। उसने एक नजर खिड़की से रिद्धि के कमरे में डाली, जहाँ रिद्धि लाइट बंद करके घुटनों पर सर रखकर रो रही थी। अर्णव तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस दिन ठान लिया कि वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर रहेगा। 2 हफ्तों बाद उन्होंने अपना घर बेच दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए। ये घर शहर से कुछ दूरी पर था। आसपास एक भी घर नहीं था। ये वही घर था जहाँ अर्णव गया था। उन्होंने इस घर का नाम सावित्री भवन रखा। धीरे धीरे रिद्धि अब उस ट्रॉमा से बाहर आ चुकी थी, लेकिन एक और खबर उसका इंतजार कर रही थी। आज आराधना उनके घर आई थी। आराधना ने ऋतुराज से कहा, मिस्टर शेखावत, आपसे एक बात करनी थी, मैं इसी कारण यहाँ आई हूँ। ऋतुराज ने कहा, कहिए डॉक्टर साहिबा। आराधना ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, रिद्धि प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वहां बैठे सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आराधना ने आगे कहा, अगर अबॉर्शन करवाना है तो? तभी सावित्री बोली, कोई जरूरत नहीं है। इस पाप में उस नन्ही सी जान का क्या कसूर जो इस दुनिया पर आई ही नहीं। ऋतुराज ने भी कहा, बिल्कुल, इसी बहाने हमारे घर में बच्चे की किलकारी सुनाई देगी। उन लोगों ने पाप किया सो किया, लेकिन हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। एक नन्ही सी जान को नहीं मार सकते। आराधना बोली, ऐसा परिवार बहुत ही कम देखने को मिलता है मिस्टर शेखावत, जहाँ अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो भी जाए तो उसकी बेइज्जती कर दी जाती है और अंत में उसे अपनी जान देनी पड़ जाती है। वहीं आप लोग उसका बच्चा भी अपनाने को तैयार है। सावित्री ने कहा, अगर परिवार साथ नहीं देगा तो क्या ये समाज साथ देगा डॉक्टर साहिबा? आराधना ने कुछ नहीं कहा और वो चली गई। रिद्धि उस वक्त अपने आप को सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली समझ रही थी। वो ऐसे परिवार को पाकर बहुत खुश थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और इसी के साथ उसका पेट भी बढ़ने लगा। घर में सब खुश थे।
9 महीने बाद हॉस्पिटल में आज रिद्धि की डिलीवरी थी। सब बाहर इंतजार कर रहे थे। सब बहुत चिंतित भी थे। कुछ देर बाद डॉक्टर निकली और बोली, मुबारक हो, बेटी हुई है। ये सुनकर सब खुश हो गए। उन्होंने बेटी का नाम सिया रखा। सिया 4 महीनों की हो गई थी। अर्नव उसे सबसे ज्यादा दुलारता था। आज सब बहुत खुश थे क्योंकि आज सावित्री और ऋतुराज की शादी की सालगिरह थी। अर्नव सिया को लेकर बाहर उनके लिए गिफ्ट लेने चला गया। शाम को जब वो घर पर आया तो उसके बेल बजाने पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। एक चाबी अर्नव के पास भी थी तो उसने उसी से दरवाजा खोला। घर की लाइट बंद थी। अर्नव ने जैसे ही स्विच ऑन किया वैसे ही एक धमाका हुआ और आग लग गई। अर्नव जल्दी से सिया को लेकर घर से बाहर निकला। सिया बेहोश हो चुकी थी। अर्नव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाम के वक्त उस तरफ कोई भी नहीं आता था जिससे कि वो किसी से मदद मांग सके। अर्नव बस माँ, पापा और दी कहता रह गया। अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से घर में लग रही आग बुझ गई। अर्नव ये देख सिया को गोद में उठाए जल्दी से अंदर गया। अंदर वो सीधा सावित्री और ऋतुराज के कमरे में गया। वहां का दृश्य देख वो चिल्ला पड़ा, माँ, दी, पापा। सामने सावित्री, ऋतुराज और रिद्धि ने पंखे से लटक कर अपने आप को फांसी दे दी थी। सिया अर्नव को कंधे से झंझोड़ती है। अर्नव अपने होश में आता है। सिया बोली, मामू, कितनी देर से जगा रही हूँ, आप जाग ही नहीं रहे। अर्नव आसपास नजरें घुमाता है और देखता है कि बाहर सूरज निकल चुका है। उसे फिर एहसास होता है कि वो इस वक्त अपने अतीत में उतना खो चुका था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि सुबह हो गई। उसने सिया से प्यार से कहा, सॉरी बच्चा। सिया बस मुस्कुरा दी और फिर वो बोली, मामू, मुझे ना यहाँ की टॉय ट्रेन पर राइड लेनी है। जब मेरी फ्रेंड साक्षी गई थी ना तब उसने बताया था, बहुत मजा आता है। अर्नव मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है बेबी डॉल। सिया फिर बोली, मामू, क्या हम एंजल को भी साथ लिए चले? अर्नव को तभी याद आया कि आज आद्रिका का एग्जाम है। उसने सिया से कहा, सिया, आज उनका एग्जाम है। ये सुनकर सिया बोली, ठीक है, जब वो एग्जाम दे देंगे तब हम चलेंगे। अर्नव मुस्कुरा दिया। फिर सिया नहाने चली गई। अर्नव शंकर के कमरे में गया और उससे बोला, मैं आद्रिका के घर जा रहा हूँ, तू सिया का ख्याल रखना। शंकर मुस्कुराते हुए बोला, ओ, तो भाभी की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। उसकी बात सुन अर्नव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो वहां से चला गया। वो सीधा आद्रिका के घर गया। दरवाजा जयश्री ने खोला। जयश्री ने उसे देखकर कहा, अरे अर्नव बेटा, क्या हुआ, कुछ चाहिए? अर्नव ने कहा, हाँ, वो सिया के रिलेटेड आद्रिका से बात करनी थी। जयश्री ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। जयश्री ने उसे ऊपर का इशारा करके कहा, कमरे में है। अर्नव सीधा कमरे में चला गया। जयश्री ने फिर मंदिर की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया महादेव। तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा सीमा का है। उसने उठाया। सामने से सीमा बोली, हाँ, क्या हुआ जया? जयश्री बोली, ये कहने के लिए फोन किया था कि 3:30 बजे आ जाना, तब आदि घर पर नहीं होगी, फिर हम वो पार्सल देखेंगे। जाने क्यों बहुत बेचैनी हो रही है। सीमा ने कहा, ठीक है, फिक्र ना करो, महादेव है ना। फोन कट गया। जयश्री ने गहरी सांस छोड़ी और किचन में चली गई। वहीं अर्नव ने जाकर आद्रिका का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसने नहीं खोला। उसने फिर डोर नॉब हिलाकर देखा तो खुल गया। वो जैसे ही अंदर गया उसने देखा कि आद्रिका पैरों से सिर तक रजाई से कवर्ड थी। ये देख अर्नव मुस्कुरा दिया। उसने दरवाजा बंद किया और फिर जाकर सिर की तरफ बेड के किनारे बैठ गया। उसने उसके चेहरे से रजाई हटाई तो वहाँ पैर दिखे। ये देख उसने सर पीट लिया। वहीं जैसे ही पैरों से रजाई हटाई तो आद्रिका को वहाँ ठंड का एहसास हुआ। उसने दूसरी तरफ करवट लेते हुए कहा, मम्मा, सोने दो ना, 3 बजे जाना है एग्जाम देने। करवट लेते हुए उसकी नजर अर्नव पर पड़ी लेकिन उसने सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। करवट लेते ही उसे एहसास हुआ कि अर्नव के ठंडे हाथों का स्पर्श अपने गर्म पैरों पर हो रहा है। वो सिहर उठी और उठकर बैठ गई। वो टुकर टुकर उसे देखने लगी। अर्नव ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड किया पर पड़ी लेकिन उसने सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। करवट लेते ही उसे एहसास हुआ कि अर्नव के ठंडे हाथों का स्पर्श अपने गर्म पैरों पर हो रहा है। वो सिहर उठी और उठकर बैठ गई। वो टुकर टुकर उसे देखने लगी। अर्नव ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड किया और आंखों में देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एंजल। आद्रिका मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई और कहा, गुड मॉर्निंग अनु। अर्नव मुस्कुरा दिया और उसने उसे बाहों में कस लिया। तभी आद्रिका को रात वाली बात याद आ गई। वो झट से उससे अलग हुई। अर्नव इसके लिए तैयार नहीं था तो वो आसानी से अलग हो गई। आद्रिका उसे घूरने लगी। अर्नव ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? आद्रिका ने उठते हुए कहा, मुझे शराबियों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बताया था ना कल रात को, तो अब क्यों आए हो? अर्नव ने झट से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। आद्रिका इसके लिए तैयार नहीं थी, इसी कारण वो संभल नहीं पाई और सीधा जाकर उसकी गोद में गिरी। उसने अर्नव के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर दुख भरे भाव है। आद्रिका ने कहा, क्या हुआ? मैं हमारा रिश्ता नहीं तोड़ रही अनु, बस तुम्हारी कल की हालत देखकर थोड़ी सी नाराज थी। क्या इतना भी हक नहीं? अर्नव ने कहा, नहीं, तुम्हें पूरा हक है। आद्रिका ने कहा, तो उदास क्यों हो? अर्नव ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। आद्रिका ने बारी बारी उसकी आंखों में देखा जहाँ आज सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द ही नजर आ रहा था। आद्रिका ने कहा, जुबान झूठ बोल सकती है लेकिन आंखें नहीं, क्या हुआ? अर्नव ने कहा, कुछ नहीं, अतीत की कड़वी यादें याद आ गई। आद्रिका ने कहा, शेयर करो, दर्द कम हो जाएगा।
अर्नव बिना कुछ कहे उसके गले लग गया और रो पड़ा। सालों का जो दुख दर्द था दिल में, आज वो आंसुओं के जरिए निकल रहा था। आद्रिका बिना कुछ कहे उसकी पीठ सहलाने लगी। जिस लड़के ने आज तक किसी के आगे रोने का सोचा भी नहीं, जिसके बारे में लोगों को लगता है कि उसमें दिल नहीं, आज वो एक लड़की के सामने जो कि उसकी मोहब्बत है, उसके सामने रो पड़ा था। अगर कोई ऐसा इंसान जिसे वो पत्थर दिल लगता है और उसे आज देखेगा तो वो उसी वक्त हार्ट अटैक से मर सकता है। अर्नव का रोना जितना बढ़ता उतना ही अर्नव आद्रिका पर अपनी बाहें कस देता। अब तो ये हालत थी कि आद्रिका को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसने उससे अलग होने की कोशिश नहीं की और बस उसकी पीठ सहलाती रही। कुछ देर बाद अर्नव को एहसास हुआ कि उसने आद्रिका को बहुत कसकर पकड़ा है, तो उसने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही आद्रिका लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अर्नव ने कहा, सॉरी वो। आद्रिका ने उसके होंठों पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, अब बताओ क्या हुआ तुम्हारे अतीत में ऐसा। जैसे ही अर्नव बताने लगा, जयश्री ने दरवाजा खटखटाया। दोनों झट से अलग हुए। अर्नव ने जाकर दरवाजा खोला। जयश्री बोली, बेटा वो तुम्हारे दोस्त आए हैं। अर्नव ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। जयश्री ने एक नजर कमरे में बेड पर बैठी आद्रिका पर डाली और फिर चली गई। अर्नव ने पीछे मुड़कर आद्रिका के माथे पर अपने होंठ रखे और कहा, शायद अभी वक्त नहीं आया वो बताने का, इसलिए किस्मत ने उन्हें भेज दिया। जब वक्त आएगा तब जरूर बताऊंगा। आद्रिका ने हाँ में सिर हिला दिया। अर्नव जाने लगा, लेकिन तभी आद्रिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्नव रुक गया और उसने उसकी तरफ देखा तो आद्रिका उठी। उसने उसकी आंखों में एक नजर देखा और फिर अपने पैर की एड़ी उठाकर अपने होंठ अर्नव के होंठ से हल्के से छू दिया। अर्नव शॉक्ड हो गया, लेकिन जैसे ही आद्रिका हटने को हुई, अर्नव ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा और फिर से अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर डीप किस किया। फिर दोनों अलग हुए। आद्रिका ने कहा, ख्याल रखना अपना। अर्नव ने कहा, तुम भी, और हाँ, ऑल द बेस्ट। अर्नव फिर चला गया।